नमस्कार मित्रों, मैं राज प्रजापति अध्ययन गुरु परिवार में आपका स्वागत करता हूं। हम देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। यहाँ पर नेचुरल और कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पर हम नजर डालेंगे। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी नदी है, कोई नदी किनारे नहर कौन से बसे हुए हैं, वहाँ की भूआकृति क्या है, वो कहाँ जाकर गिरती है, कौन से क्रॉप है, खनिज हैं और किन देशों पर किसका अधिकार था, क्या भूमिका थी। तो आइए देखते हैं। भारत के पूर्व में म्यांमार देश है। तो यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश करना चाहेंगे कि किस देश पर किसका अधिकार था। और तो म्यांमार, ये लिखा हुआ इंग्लैंड है। इंग्लैंड देश का जो अधिकार था, आपने सुना होगा भारत में भी अधिकार था, म्यांमार था। तो भारत तो दक्षिणी एशिया का देश हो जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो भारत के पूर्व में दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें म्यांमार पर, नंबर 2 मलेशिया पर, ये यहाँ से लेकर के पूरा मलेशिया पर, नंबर 3 सिंगापुर पर, नंबर 4 ब्रुनेई पर। अर्थात इन 4 देशों पर कौन कौन से देश हो गए आपके, फिर हम देख लेते हैं। म्यांमार, मलेशिया, 3 सिंगापुर और 4 नंबर हो जाएगा आपका ब्रुनेई। इन 4 देशों पर जो अधिकार था वो था आपका इंग्लैंड। और आपको मालूम होगा इंग्लैंड का भारत पर भी अधिकार था। अर्थात उस समय ये पूरे क्षेत्र पर ही अधिकार था। तो ये 4 देश हो गए। इन देशों के बीच में ये 2 सिंगापुर और मलेशिया के दक्षिण इंडोनेशिया देश है। इंडोनेशिया देश पर हम लिख सकते हैं इंडोनेशिया पर डच लोगों का अधिकार था। किसका था? डच। सुना होगा आपने, इस इंडोनेशिया को डच इन इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। तो पूर्वी द्वीपों पर, ये पूर्वी द्वीप है, इन द्वीपों पर डच लोगों का अधिकार था। अब यहां से हम उत्तर चलते हैं, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था। यह एक इंडो चीन प्रायद्वीप है। इंडो चीन प्रायद्वीप पर म्यांमार पर, और इस पर यहां पर अधिकार हो गया मलेशिया पर, इंग्लैंड का। ये जो देश बचे हैं, नंबर 1 देश बचा है आपका वियतनाम। यह देश कौन सा है? वियतनाम देश पर। दूसरा ये रहेगा आपका, ये वाला देश है कंबोडिया। वियतनाम, कंबोडिया, और ये रहेगा आपका लाओस। तो यहां लिख सकते हैं, एक वियतनाम, दूसरा कंबोडिया, तीसरा लाओस। कौन से? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इन तीनों देशों पर जो अधिकार था वो थे फ्रांस। और फ्रांस को ही हम फ्रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच लोगों का अधिकार था। इस प्रकार देखते हैं पूर्वी द्वीप समूहों पर, पूर्वी एशिया के जो देश हैं उन पर 3 पाश्चात्य देश शक्तियां थी, इंग्लैंड, डच और फ्रेंच। यहां पर इंग्लैंड, यहां पर फ्रेंच, यहां पर डच। इन तीनों शक्तियों के बीच में, इनमें आपस में विवाद रहता था।
इन तीनों शक्तियों के बीच में एक थाईलैंड देश है। थाईलैंड देश है। यह थाईलैंड देश स्वतंत्र देशों की भूमि है। थाईलैंड का अर्थ ही होता है स्वतंत्र देशों की भूमि और स्वतंत्र लोगों की भूमि, उसे बोलते हैं थाईलैंड। अब जो ये थाईलैंड इसीलिए जब स्वतंत्र देश लोगों की भूमि है, थाईलैंड है, इधर इसके थाईलैंड के पूर्व पश्चिम में अंग्रेजों का अधिकार, थाईलैंड के पूर्व में फ्रेंच लोगों का अधिकार और थाईलैंड के लोगों ने दक्षिण डच लोगों का अधिकार। तो ये बफर स्टेट के रूप में काम करता था। हम यहाँ पर कह सकते हैं इंडोनेशिया का दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा देश है जो इंग्लैंड, डच और फ्रांस या फ्रेंच के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करता था, तो वहां पर हमारा आंसर होता है थाईलैंड। तो यहां पर लिख सकते हो बफर स्टेट। बफर स्टेट कौन सा राज्य हो गया, देश हो गया है, ये हो गया आपका थाईलैंड। थाईलैंड और थाईलैंड का अर्थ ही होता है स्वतंत्र लोगों की भूमि। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। ये तो आपको इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई है। और अब हम आगे चलते हैं कुछ प्राकृतिक को लेकर के। जैसे म्यांमार देश है। म्यांमार देश की भूमि का 52% भाग पर्वतीय पठारी है। यहाँ पर म्यांमार देश को हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ देखते हैं, आप सुना होगा म्यांमार भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा पर एक पर्वत है, उसका नाम है अराकान योमा पर्वत, जिसका विस्तार काफी मात्रा में, ये जो विस्तार है वो है यहाँ पर इस प्रकार से म्यांमार में भी है। तो ये अराकान योमा पर्वत है। ये म्यांमार में यहाँ का उठाकर यहाँ बना दिया है। ये कौन हो गया आपका अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत यह अराकान योमा जो पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है। सारामती अर्थात म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, जिसकी ऊंचाई 3828 मीटर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वहां पर कौन सी है, सारामती है। किस पर्वत पर है, अराकान योमा पर्वत पर है। अराकान योमा पर्वत पर स्थित है। यह जो अराकान योमा पर्वत है, यह उत्तर में, जो उत्तरी जो भाग वाला है, यहाँ पर यह अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई देखी जाए उत्तर में अधिक चौड़ा है। और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर आते हैं, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में दोनों में क्या होता है, कमी आ जाती है। अर्थात चौड़ाई भी घट जाती है और ऊंचाई भी घट जाती है। इस प्रकार से म्यांमार और भारत के बीच में अराकान योमा पर्वत है, जिसका विस्तार म्यांमार में भी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है, जिसकी ऊंचाई 3828 मीटर है। इसके अराकान योमा के पूर्व से ही यहाँ पर एक छोटी सी नदी निकलती है। इस नदी का नाम है चिदविन। यहां से निकल के इसे हम हटा देते हैं। ये चिदविन नदी निकलती है, इस प्रकार निकल के यहां पर आकर के आ जाती है। एक दूसरी नदी है, ये वाला भाग है, इसे नंबर किया, यहाँ से इस प्रकार से आ जाती है। एक यहाँ पर तिब्बत के पठार से आती है और वो है इरावदी नदी। कौन सी है यहाँ पर, इरावदी नदी। ये हम इसमें देख लेते हैं। इरावदी नदी जो है वो इस प्रकार से आती है और इरावदी में ही चिदविन मिल जाती है। कौन सी, चिदविन। एक चिदविन नदी है, चिदविन नदी रिवर किसमें मिल गई है, इरावदी मिल गई, इरावदी में मिल गई। इरावदी कहां से आ रही है, तिब्बत के पठार से आ रही है।
अब ये इरावदी आगे जाकर के अब सुना होगा एंगूल सुना होगा, मांडले सुना होगा। ये मांडले, एंगून, यह इरावदी नदी के किनारे हैं। एंगून को रंगून भी कहते हैं, या एंगून, मांडले, ये किस नदी के किनारे हैं? मांडले। तो ये कहां पर है? इरावदी नदी के तट पर ही है। और आगे जाकर के है अंडमान सागर में गिर जाती है। एक कौन सा है? अंडमान सागर है, ये वाला अंडमान सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? इरावदी नदी। ये देखिए, अब यहां पर इरावदी नदी के दक्षिण पूर्व में, अर्थात इरावदी नदी के पूर्व में यहां पर देखा जाए, यहां पर एक नदी है, उसका नाम है, ये नदी इस प्रकार से वो है, और इसके पूर्व में एक ये सालवन, एक इसका नाम क्या है? सालवन। यहां से आती है सालवन नदी, सालवन नदी। यहां पर इस इरावदी के पूर्व में सितांग नदी, यह सितांग नदी, सितांग। इरावदी और सितांग के बीच में एक पर्वतमाला है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इरावदी और सितांग के बीच में कौन सा पर्वत है? तो ये पर्वत है पेंगू योमा पर्वत है। यहां लिख सकते हैं पेंगू योमा पर्वत। पेंगू योमा पर्वत कहां पर है? म्यांमार देश में स्थित है। पेंगू योमा पर्वत यहां पर है। तो देखिए चिदवेन नदी, फिर इरावदी नदी, फिर सितांग नदी, और फिर क्या है? सालवन नदी। ये सालवन है। सालवन जो नदी है, यह मर्तमान की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सी है? यहां पर आकर के इस प्रकार से मर्तमान, ये मर्तमान की खाड़ी है, ये लिखा हुआ है मर्तमान की खाड़ी। यहां पर आकर के ये गिर जाती है। कौन? तो यहां पर म्यांमार की 4 प्रमुख नदियां हैं। फिर एक बार देख लेते हैं, पूर्व से, पश्चिम से पूर्व की ओर। नंबर 1 चिदवेन, जो अराकान पर्वत के पूर्व में है। उसके पूर्व में वो जाकर के मिल जाती है इरावदी नदी में। इरावदी नदी के पूर्व में पेंगू योमा पर्वत है। उसके पूर्व में सितांग नदी है। उसके पूर्व में सालवन नदियां हैं। यही नदियां, इन नदियों के डेल्टाई भाग में, इन नदियों के डेल्टाई भाग में ये वाला जो भाग आ जाता है, यहां पर ये डेल्टाई पूरा भाग है। चावल की खेती की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर म्यांमार में कहां पर चावल की खेती की जाती है? तो हम क्या कह सकते हैं कि इरावदी नदी, सितांग नदी और सालवन नदियों के डेल्टाई भाग में चावल की खेती की जाती है। यहाँ के कुल उत्पादन का 80% चावल इसी डेल्टाई भाग में किया जाता है। इस डेल्टाई क्षेत्र के उत्तरी साइड में चलते हैं, ये आपने देखा है चीन देश है। चीन देश से लगा हुआ आपने दक्षिणी भाग में सुना होगा, ये पूरा चीन में ही, और म्यांमार में यूनान का पठार है। चीन में से क्या बोलते हैं? यूनान का पठार, यूनान का पठार। यूनान के पठार का ही भाग जो म्यांमार में आता है, इससे बोला जाता है शान का पठार, शान का पठार, शान पठार। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शान पठार कहां पर स्थित है? तो शान का पठार कहां है? म्यांमार देश में स्थित है। इस पठारी भाग में अनेक ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ज्वालामुखी क्षेत्र पाया जाता है। और यहाँ पर जस्ता, टेन आदि के यहाँ पर खनिज संसाधन भंडार पाए जाते हैं। और चांदी का
यहाँ पर प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। विश्व की सगरी चांदी के जो खाने पाई जाती हैं उन खानों में यहाँ पर भी शान के पठार में भी ये खान पाई जाती है, क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ की जो खनन प्रक्रिया के अंतर्गत जो म्यांमार में पेट्रोलियम का भी उत्पादन किया जाता है। यह पेट्रोलियम का उत्पादन जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, यह एक क्षेत्र जो है डेल्टा भाग है, इसे बोलते हैं इरावती नदी का डेल्टा। तो इरावती नदी के घाटी में, अर्थात घाटी हो जाती है, इसी घाटी में जो पाया जाता है वो पेट्रोलियम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि म्यांमार देश में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो वहां पर हमारा आंसर होता है कि इरावती घाटी में पाया जाता है। अब म्यांमार देश में जो प्राकृतिक वनस्पति है, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के रूप में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। यह सागौन ये कहा जाता है पूरे विश्व में सागौन की जो सप्लाई की जाती है वो म्यांमार देश से अकेले 50% की जाती है। प्राचीन काल से आज लेकर के आज तक म्यांमार बहुत बड़ा साल पर सागौन लकड़ी का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, विदेशों में भेज देता है और अधिक मात्रा में लकड़ी का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर म्यांमार के पूर्व में एक पूर्वी भाग है, इसके पूर्व में एक थाईलैंड है। अभी मैंने आपको बताया था थाईलैंड जो देश है 3 महाशक्तियां इंग्लैंड, डच और फ्रांस के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करती थी। अर्थात इसमें संघर्ष आपस में तीनों शक्तियों के बीच में, इंग्लैंड और डच फ्रांस के बीच में संघर्ष बना रहता था। उन संघर्षों के बीच में क्या रहा, ये बफर स्टेट के रूप में थाईलैंड काम करता रहा। हुआ ये थाईलैंड के जो लोग थे उन्हें फिर ये कहा जाने लगा कि स्वतंत्र लोगों की भूमि है, उसी का जो अर्थ होता है थाईलैंड। अब ये जो प्रायद्वीपीय जो भाग है इसे देखा जाए, इस प्रायद्वीपीय भाग पर बौद्ध धर्म के लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्तूप वगैरह इत्यादि चीजें पाई जाती हैं। थाईलैंड में इसे सफेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी मात्रा में सफेद हाथी भी पाए जाते हैं। थाईलैंड की राजधानी है बैकांग। बैकांग जो नदी है, यहाँ पर आपने सुना होगा एक नदी आती है इस प्रकार से, वो भी पठार से ही आती है, तिब्बत के पठार से, और बहते हुए ये कहाँ पर आती है, थाईलैंड होते हुए बैकांग नदी चायो फ्राया नदी पर स्थित है। इस नदी का नाम क्या है, चायो फ्राया नदी। चायो फ्राया नदी ये वाली नदी है, चायो फ्राया नदी। चायो फ्राया नदी को ही मैनाम नदी भी बोला जाता है। अरे इसका प्रमुख नाम है चायो फ्राया नदी। चायो फ्राया नदी यह एक थाईलैंड के दक्षिणी भाग में डेल्टाई भाग है, वहां पर भी कुछ मैदानी भाग पाया जाता है। उसी डेल्टाई भाग में इसका जो धान का उत्पादन किया जाता है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में थाईलैंड को धान का कटोरा भी कहा जाता है। वह कटोरा का जो काम करता है वो चायो फ्राया नदी घाटी का ही क्षेत्र है। इसके चायो फ्राया के थाईलैंड के पूर्व साइड में ये जो देश है लाओस है, यह मात्र इसे तो स्थलबद्ध देश कहा जाता है लाओस को। लाओस की सीमा जो म्यांमार से लगती है, थाईलैंड से लगती है और कंबोडिया से लगती है। तो यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है जी, इसका नाम है, ये नदी आ रही है और इस प्रकार प्रवाहित होती है। यहाँ आकर के इसका नाम है मेकांग नदी। मेकांग नदी यहाँ पर आकर के यह लाओस और थाईलैंड की सीमा बनाती है। इस प्रकार से लाओस थाईलैंड की सीमा, लाओस थाईलैंड की सीमा। इसके बाद आकर के यहाँ पर कंबोडिया की सीमा बनाती है और कंबोडिया में बह करके आगे जा करके यह कहाँ जाती है, दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। और दक्षिण चीन सागर में गिरती है, उसी के तट पर
वियतनाम का एक प्रमुख नगर है, उसका नाम है हो चिन मिन सिटी। अर्थात हो चिन मिन सिटी किस नदी पर स्थित है, तो वहां पर हमारा आंसर होता है यह मेकांग नदी पर स्थित है। यह सीमा का काम करते थाईलैंड लाओस के बीच में, थाईलैंड लाओस कंबोडिया के बीच में, और कुछ यहाँ पर बना दिया इस प्रकार से कंबोडिया और वियतनाम के बीच में। तो यहाँ पर कंबोडिया में अधिक, अब कंबोडिया देखते हैं, कंबोडिया राजधानी का पेन है, और यहाँ पर यह मेकांग नदी का ही एक मैदानी भाग है कंबोडिया। तो यहाँ पर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। और यह अब हम आते हैं वियतनाम। वियतनाम के पूर्व में यहाँ ये जो क्षेत्र है टोकिंग की खाड़ी, गल्फ ऑफ टोकिंग, गल्फ ऑफ टोकिंग। इस टोकिंग में यहाँ पर एक नदी आती है, उस नदी का नाम है लाल नदी। इसका नाम क्या है? लाल नदी, रेड रिवर। लाल नदी के मुहाने पर ही, लाल नदी के किनारे पर ही एक नगर बसा हुआ है हनोई। यह हनोई वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की जो जनसंख्या है तो है जनसंख्या यहाँ पर यह एक टोकिंग क्षेत्र है, इससे बोलते हैं टोकिंग का एरिया, टोकिंग क्षेत्र। ये पूरा यहाँ टोकिंग खाड़ी है, टोकिंग का क्षेत्र है। तो वियतनाम की अधिकांश जनसंख्या इस टोकिंग एरिया में ही निवास करती है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उच्च घनत्व भी पाया जाता है, अनेक प्रकार की क्रॉप्स का उत्पादन किया जाता है। और वैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में देखा जाए बागानी कृषि के अंतर्गत रबर का उत्पादन किया जाता है, और खनन के अंतर्गत यहाँ पर प्रमुख जो खनन है वो है टिन का उत्पादन करना। तो इस प्रकार तो वे टोकिंग खाड़ी में गिरती है। अब पूछा जाता है कि लाल नदी या रेड नदी रिवर कहाँ पर गिरती है, तो वहां पर हमारा आंसर होता है टोकिंग की खाड़ी। अब इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर मलेशिया में आते हैं। मलेशिया इत्यादि, मलेशिया, इंडोनेशिया, 8 देशों के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।